नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। स्वागत है आपका टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद की कार्रवाई में लगातार व्यवधान पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जताई चिंता। कहा, संसद में लंबे समय तक हंगामे और व्यवधान को राजनीतिक रणनीति के हिस्से के रूप में नहीं सराहा जा सकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राहुल गांधी को सीख। प्रधानमंत्री पर दोष मढ़ने की जगह अपने आप को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ लड़ने के लिए ऊपरी अदालत में जाएं राहुल। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया स्वागत। कहा, बीजेपी राज्य की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। विकास के एजेंडे के आधार पर लोगों से मांगेगी आशीर्वाद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान। कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद दिल के बढ़ते दौरों से होने वाली मौतों की आईसीएमआर कर रही है जांच। एम्स दिल्ली के डॉक्टर्स भी कर रहे हैं शोध। रिपोर्ट के आधार पर उठाए जाएंगे कदम। और देश भर में रामनवमी पर्व की धूम। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को कहा कि संसद में लंबे समय तक हंगामे और व्यवधान को राजनीतिक रणनीति के हिस्से के रूप में नहीं सराहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के लिए संसद से बड़ी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं हो सकती। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हंगामा और स्थगन पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संसद में लंबे समय तक व्यवधान और गड़बड़ी को राजनीतिक रणनीति के एक हिस्से के रूप में सराहा नहीं जा सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसद को भारी कीमत पर सरकारी खजाने द्वारा बनाए रखा जाता है और ये दिन ब दिन काम नहीं करता है। ये बहुत दर्दनाक है। संसद की तुलना में किसी व्यक्ति के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बड़ी नहीं हो सकती है। सिविल और आपराधिक कार्रवाई से सांसदों को एक प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है। I appeal to the political spectrum of this country. Never underestimate the intellect of the people. They know all that is happening. They are very discerning. Nothing can be more concerning for them that when Parliament is maintained by public exchequer at huge cost and it doesn't function day after day. That is very painful to them. They withstand it. They want to hold us accountable. How paradoxical it is. They send representatives in Parliament to hold the government accountable, and they are entertaining a different thought at the moment. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें अदालत ने दोषी ठहराया है और जिन्होंने लोकसभा की सदस्यता खो दी है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में जाने के बजाय राहुल गांधी हो हल्ला करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी किस्मत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोष दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दोष मढ़ने की कोशिश करने के बजाय अपने आप को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ लड़ने के लिए ऊपरी अदालत में जाना चाहिए। केरल में आज से G20 शेरपाओं की दूसरी बैठक शुरू होने जा रही है। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत की अध्यक्षता में बैठक में आर्थिक और विकास प्राथमिकताओं पर बहुपक्षीय चर्चा होगी। चर्चा में समकालीन वैश्विक चुनौतियों के समाधान पर बात होगी और नीतिगत दृष्टिकोण और साथ ही ठोस कार्यान्वयन पर दोनों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये बैठक केरल के कुमारकोम के सुरम्य गांव में होने वाली है। इस 4 दिवसीय बैठक में आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के 120 प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को देश में विमानों के धूमन पर निर्देश जारी करने की अनुमति प्रदान कर दी है। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र को यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर एक उच्चाधिकार प्राप्त पैनल की सिफारिशों के अनुसरण में विमान के धूमन पर निर्देश जारी करने की अनुमति दी।
मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और JB पारदीवाला की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की दलीलों को मानते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के उड़ान भरने और उतरने से पहले विमान के कीटाणु शोधन पर पैनल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। पीठ ने कहा कि यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को इस संबंध में निर्देश जारी करने की अनुमति दी जाती है। पीठ ने इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख 10 मई तय होने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राज्य की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और अपने विकास के एजेंडे के आधार पर लोगों का आशीर्वाद मांगेगी। कर्नाटक में 10 मई को एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होंगे, जो 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच एक और चुनावी जंग की जमीन तैयार करेगा। चुनाव की तारीखों की घोषणा पर कर्नाटक भाजपा के एक ट्वीट को टैग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर कहा कि कर्नाटक राज्य के मेहनती लोगों की बदौलत विकास का पावर हाउस बना है। भाजपा कर्नाटक की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने और गरीबों, वंचितों और दलितों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत 6 राज्यों के सांसदों से मुलाकात की, जिसमें इन राज्यों के सांसदों के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए जलपान पर मुलाकात कार्यक्रम में राष्ट्रपति की संसद के दोनों सदनों के विभिन्न राज्यों के सदस्यों से ये 5वीं मुलाकात थी। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के सांसदों से जलपान पर राष्ट्रपति ने मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से जलपान पर मुलाकात के कार्यक्रम की 15 मार्च 2023 से शुरुआत की थी। इस दिन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और हरियाणा से संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि हर स्वरूप में आतंकवाद और इसका वित्त पोषण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अत्यंत गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद या इससे जुड़ी कोई भी गतिविधि, चाहे इसके लिए कितना भी उकसावा क्यों न हो, सही नहीं ठहराई जा सकती। अजीत डोभाल ने दिल्ली में भारत द्वारा आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के तहत और इसके ढांचे में चाबहार बंदरगाह को शामिल किए जाने के लिए अपने दायित्व को पूरा करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। बैठक में मध्य एशिया देशों के उच्च स्तर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शंघाई सहयोग संगठन में चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान सदस्य हैं। Our approach is in sync with the Charter of the SCO for comprehensive and balanced economic growth, for integration into the global economy and improvement of transit capabilities. India is also committed to fulfilling our obligations under the International North-South Transport Corridor and for the inclusion of the Chabahar port within the framework of INSTC. Though India became a member of the SCO only in June 2017, our relations with the SCO countries go back to several centuries. आज देश भर में रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ने रामनवमी के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि त्याग, तपस्या, संयम और संकल्प पर आधारित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का जीवन हर युग में मानवता की प्रेरणा शक्ति बना रहेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी रामनवमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट संदेश किया और कहा कि रामनवमी को राम के चरित्र से प्रेरणा लेने का अवसर बताया। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट किया कि प्रभु श्री राम सत्य, प्रेम और करुणा के सागर हैं। उनका जीवन सभी के लिए आदर्श है। श्री राम की कृपा से सभी का कल्याण हो। देश
उन्नति और प्रगति के नए सोपान अर्जित करे, यही कामना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि कार्डियक अरेस्ट और कोविड के कारण होने वाली मौतों में अचानक वृद्धि के बीच संबंध का आकलन करने के लिए ICMR द्वारा एक अध्ययन किया जा रहा है और इसके परिणाम अगले 2 महीनों में सामने आएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 के बाद दिल के दौरे के कारण होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि को स्वीकार किया और कहा कि इस पर चर्चा की गई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद अध्ययन कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीकाकरण का डेटा हमारे पास है। उन्हें बताया गया था कि रिपोर्ट 6 महीने में आएगी। 3 से 4 महीने पहले ही बीत चुके हैं और रिपोर्ट अगले 2 महीनों में आ जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि एम्स दिल्ली के शोधकर्ता दिल का दौरा पड़ने से होने वाली मौतों से उत्पन्न आंकड़ों की समीक्षा कर रहे हैं। टॉप न्यूज में फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आज की टॉप 10 खबरें और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर डालेंगे एक नजर। आप बने रहिए हमारे साथ। हम बातचीत करेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार प्राप्त जयदीप मुखर्जी से, जो सरोद, मोहन वीणा और सुरसिंगार जैसे वाद्य यंत्रों को बहुत ही सहजता से बजाते हैं। प्रधानमंत्री मन की बात में भी इनका जिक्र कर चुके हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है टॉप न्यूज में। अब नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज शाम 7:30 बजे दिल्ली के ताज पैलेस होटल में राइजिंग इंडिया समिट में समापन अवसर पर भाषण देंगे। उपराष्ट्रपति इस अवसर पर अनसंग हीरोज पर एक कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण करेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां वे हरिद्वार में सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे और साथ ही उद्घाटन करेंगे। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत आज से गांधीनगर में पहली G20 3 दिवसीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक होगी। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान इस बैठक का उद्घाटन करेंगे। गांधीनगर में इस बैठक में भाग लेने के लिए G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 300 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण दर बढ़कर 13.89% हो गई। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के मामलों ने पिछले साल सितंबर के बाद पहली बार 300 का आंकड़ा छुआ है। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोविड से संबंधित 2 और मौतों की भी सूचना मिली है। देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा के मामलों में तेज वृद्धि के बीच दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में नए कोविड मामलों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। देश के कई हिस्सों में कोविड मामलों में तेजी के बीच हरियाणा सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी के साथ स्वास्थ्य विभागों को आदेश जारी किए गए हैं कि उन सभी संदिग्ध मामलों में यात्रियों का भी रिकॉर्ड रखा जाए जहां कोरोना वायरस सक्रिय है। इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता अभियान शुरू करने को भी कहा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 अप्रैल को मिजोरम का 1 दिवसीय दौरा करेंगे और इस दौरान वो 2414 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दिल्ली विधानसभा में चर्चा के लिए उठाए जाने वाले मुद्दों पर अध्यक्ष रामनिवास गोयल के साथ बहस के बाद बीजेपी के 4 विधायकों को मार्शल की मदद से सदन से बाहर कर दिया गया। बीजेपी विधायक आबकारी नीति सहित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते थे। लोकसभा सचिवालय ने लक्षद्वीप लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता मोहम्मद फैजल पीपी की सदस्यता बहाल कर दी है।
फैजल को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने और 10 साल के कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद जनवरी में निचले सदन की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर के खड्डा तहसील में 451 करोड़ रुपए की 106 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और नामीबिया से भारत लाए गए चीतों में से एक चीते ने 4 शावकों को जन्म दिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ये जानकारी साझा की है। टॉप 10 के बाद अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। पूर्वोत्तर कोलंबिया में एक सैन्य अड्डे पर नेशनल लिबरेशन आर्मी गुरिल्लाओं के रूप में जाने जाने वाले कोलंबियाई विद्रोही समूह द्वारा किए गए हमले में 9 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि कैटेटुम्बो क्षेत्र में एक नगरपालिका एल कारमेन के ग्रामीण हिस्से में हुए हमले में 9 सैनिक घायल हो गए। सेना की प्रेस विज्ञप्ति का हवाला देते हुए कहा गया कि ELN ने बुधवार सुबह करीब 3 बजे हमले की घटना को अंजाम दिया। राष्ट्रीय सेना के कमांडर जनरल लुइस मॉरिसियो ओस्पिना ने गुरिल्ला गढ़ में स्थिति का निरीक्षण करने के लिए नॉर्टे डी सैटेंडर प्रांत का दौरा किया। कोलंबिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रांत के गवर्नर सिल्वानो सेरानो ने कहा कि मारे गए सैनिकों को क्षेत्र में तेल के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने सैनिकों पर गुरिल्ला हमले की निंदा की। एक ट्वीट में गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि ELN शांति और लोगों से पूरी तरह से अलग हो गया है। समाचार रिपोर्ट के अनुसार गुस्तावो पेट्रो का प्रशासन गुरिल्ला समूह के साथ संघर्ष विराम पर बातचीत कर रहा है। पोप फ्रांसिस को सांस लेने में समस्या होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पोप फ्रांसिस श्वसन संक्रमण से पीड़ित हैं और उन्हें कुछ दिनों के लिए अस्पताल में रहने की आवश्यकता होगी। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक वेटिकन के प्रवक्ता माटेओ ब्रूनी ने बुधवार को एक बयान में ये घोषणा की। ब्रूनी ने एक बयान में कहा कि पोप फ्रांसिस ने हाल के दिनों में सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की थी और उन्हें चिकित्सकीय जांच के लिए पोलिक्लिनिको ए जेमेली में ले जाया गया था। वेटिकन के प्रवक्ता माटेओ ब्रूनी के अनुसार जांच में श्वसन संक्रमण दिखाई दिया है, जिसके चलते चिकित्सकों की देखरेख में पोप फ्रांसिस को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पोप फ्रांसिस की सलामती और उनके स्वास्थ्य के लिए वेटिकन सिटी में प्रार्थनाएं की जा रही हैं। पूरी दुनिया के लोकतंत्र की मजबूती के लिए हम एक साथ हैं। हम सभी मिलकर अपने अपने देशों में लोकतंत्र को मजबूत बनाकर वैश्विक लोकतंत्र को सशक्त बना सकते हैं और इसके लिए हम एकजुट हैं। ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोकतंत्र के लिए अपने दूसरे शिखर सम्मेलन की शुरुआत की, जिसमें अमेरिका द्वारा दुनिया भर में लोकतंत्र कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए $69 करोड़ खर्च करने का संकल्प लिया गया। इस दौरान लोकतंत्र शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए जो बाइडेन ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी को एकजुट होने की बात कही। बाइडेन प्रशासन 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का उपयोग इस पर जोर देने के लिए करना चाहता है कि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल लोकतंत्र के लिए हो, इसके खिलाफ नहीं। इस सम्मेलन में पूरी दुनिया से लगभग 120 वैश्विक नेताओं को आमंत्रित किया गया है। जुडिशियल रिफॉर्म्स पर देश में भारी विरोध का सामना कर रहे इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अमेरिकी राष्ट्रपति की इस मामले पर सलाह नागवार गुजरी। जो बाइडेन ने इजरायल के हालात पर चिंता जाहिर की थी, इसे नेतन्याहू ने घरेलू मामलों में दखलंदाजी माना और बाइडेन को इजरायल के घरेलू मामलों से दूर रहने की सलाह दी। इजरायली प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम नहीं चाहते कि कोई बाहरी ताकत हमारे घरेलू मामलों में दखल दे। इजरायली सरकार और जनता अच्छे से जानती है कि इन मामलों में कैसे निपटा जाता है। दरअसल मंगलवार को जो बाइडेन ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि इजरायल की हालात को लेकर वो चिंतित हैं। वहां डेमोक्रेसी सही तरीके से चलनी चाहिए। उम्मीद है कि नेतन्याहू हालात को समझेंगे और जो जरूरी होगा वो समझौता करेंगे और हम वहां के हालात पर नजर रख रहे हैं। इस बयान के बाद इस पर उन्होंने कहा कि इजरायल संप्रभु यानी सॉवरेन देश है, वो अपने फैसले खुद करता है और ये देश के हित में होते हैं। इस मामले में किसी दूसरे को दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब एक नजर डालते हैं आर्थिक जगत की मुख्य खबरों पर बिजनेस बस के जरिए।
सरकार की वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में बाजार से 8.88 लाख करोड़ रुपए उधार लेने की योजना है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि केंद्र की 2023-24 की अप्रैल से सितंबर की अवधि में बाजार उधार के माध्यम से 8,88,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है ताकि राजस्व अंतर को पूरा किया जा सके। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित 15.43 लाख करोड़ रुपए की सकल बाजार उधारी में से पहली छमाही में 8,88,000 करोड़ रुपए यानी 57.5% उधार लेने की योजना है। 31,000 से 39,000 करोड़ रुपए की 26 साप्ताहिक किश्तों में उधारी को पूरा किया जाना निर्धारित है। ये कहते हुए कि उधार 3, 5, 7, 10, 14, 30 और 40 वर्ष की प्रतिभूतियों के तहत फैलाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024 के बजट में राजकोषीय घाटा या व्यय और राजस्व के बीच के अंतर को चालू वित्त वर्ष में 6.4% के मुकाबले वित्त वर्ष 2024 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 5.9% तक कम कर दिया था। देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई सिस्टम देखने वाली संस्था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि यूपीआई ग्राहकों को ट्रांजैक्शन पर अलग से कोई चार्ज नहीं देना है। साथ ही एक बैंक से दूसरे बैंक में यूपीआई ट्रांजैक्शन किए जाने पर भी कोई शुल्क नहीं देना होगा। एनपीसीआई ने कहा कि केवल प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी पीपीआई पर प्रस्तावित शुल्क लागू किया जाएगा और इससे खाते से खाते के बीच होने वाले लेन देन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरल शब्दों में कहें तो शुल्क तब लगेगा जब एक विशेष कंपनी का वॉलेट रखने वाला ग्राहक किसी अन्य कंपनी के वॉलेट वाले व्यापारी को भुगतान करता है। आम ग्राहकों को किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने नासिक जिले के ओझर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 70 HTT-40 विमानों के निर्माण के लिए 6,828 करोड़ रुपए के अनुबंध को मंजूरी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन विमानों के निर्माण के लिए HAL को अपनी मंजूरी दे दी है। PSU 1964 से रक्षा उपकरणों का निर्माण कर रहा है। केंद्र सरकार के फैसले से HAL के लगभग 3,000 अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए काम सृजित होगा। चीनी नागरिकों द्वारा नियंत्रित मोबाइल फोन आधारित ऋण ऐप के खिलाफ चल रही जांच के तहत विभिन्न भुगतान गेटवे मर्चेंट आईडी और बैंक खातों में रखे गए लगभग 106 करोड़ रुपए के धन को धन शोधन रोधी कानून के तहत कुर्क किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को ये जानकारी दी। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला संघीय एजेंसी द्वारा तब दायर किया गया था जब उसने कुछ बेंगलुरु पुलिस FIR का संज्ञान लिया था जो कई संस्थाओं के खिलाफ दायर की गई थी। उन्होंने उन लोगों को जबरन वसूली और परेशान किया जिन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से छोटी राशि का ऋण लिया था। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबर की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने एक दिवसीय क्रिकेट के संदर्भ में नई रैंकिंग जारी की है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बुधवार को जारी नवीनतम एक दिवसीय रैंकिंग में एक स्थान के सुधार के साथ 8वें स्थान पर, जबकि हरफनमौला हार्दिक पांड्या गेंदबाजों की सूची में 10 स्थान के सुधार के साथ 76वें पायदान पर पहुंच गए। इस सूची में शुभमन गिल नंबर 5 पर भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बने हुए हैं, जबकि विराट कोहली 7वें स्थान पर हैं। बल्लेबाजों की सूची में पाकिस्तान के बाबर आजम शीर्ष स्थान पर हैं। गेंदबाजों की सूची में मोहम्मद सिराज तीसरे नंबर पर हैं। वो शीर्ष 10 गेंदबाजों की सूची में एकमात्र भारतीय हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड शीर्ष पर हैं। आज राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्यवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी। राजस्थान दिवस पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर मैं गौरवशाली विरासत से समृद्ध इस प्रदेश के चौतरफा विकास की कामना करता हूं।
वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राजस्थान दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राजस्थान के तमाम लोगों को शुभकामनाएं दी। लोकसभा अध्यक्ष ने राज्य के लोगों के कल्याण की प्रार्थना करते हुए कहा कि गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और विरासत वाली मरुधरा सर्वधर्म संभाव में भी अग्रणी है। अपनी उद्यमिता से राजस्थानी देश की प्रगति में अहम सहभागी है। टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन यानी 30 मार्च से जुड़े इतिहास के साथ। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 30 मार्च साल 1930 को महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा का निधन हुआ। भारत को स्वतंत्र कराने में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। साल 2003 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अस्थियां स्विट्जरलैंड से भारत लाए और बाद में फिर साल 2015 में बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इंग्लैंड यात्रा के दौरान श्यामजी कृष्ण वर्मा के मरणोपरांत सोसाइटी ऑफ द इनर पैनल द्वारा उनका रीइंस्टेटमेंट सर्टिफिकेट प्राप्त किया। इस अवसर को अपना सौभाग्य बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह जरूरी है कि भारत के युवाओं को उनके साहस और महानता के विषय में जानकारी हो। 30 मार्च साल 1949 को राजस्थान राज्य का गठन हुआ। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा शहर होने के साथ ही जयपुर इसकी राजधानी है। इससे पहले राजस्थान राजपुताना के नाम से जाना जाता था और कई छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर यह राज्य बना, जिसका शाब्दिक अर्थ है राजाओं का स्थान। इन रियासतों में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतें मुख्य थीं। मुगलों और खिलजियों समेत बाहरी आक्रांताओं से लोहा लेने में यह क्षेत्र हमेशा अग्रणी रहा। शौर्य और पराक्रम के अप्रतिम प्रमाण महाराणा प्रताप ने इसी राजपुताने की आन बान शान के लिए मुगलों से आजीवन संघर्ष किया। आज के दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान के समृद्ध वास्तुशिल्प और सांस्कृतिक विरासत की झलक आज भी कई किलों और महलों में देखी जा सकती है।